अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि आज क्लास 10th का साइंस का पेपर था, तो इस वीडियो में हम आज का पेपर जो क्लास 10th का साइंस का पेपर था वो हम आपके साथ सॉल्व इट डिस्कस करेंगे। हम आपके साथ आज का साइंस का पेपर सॉल्व इट पेपर लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का क्लास 10th का साइंस का पेपर किस तरीके का यहाँ पे आया था। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे पेपर दिख रहा होगा, सीरीज का ये पेपर है। टोटल यहाँ पे आपको 16 पेजेस का यहाँ पे पेपर आया था, काफी लंबा पेपर था। 36 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको इसमें दिए गए थे। 80 मार्क्स का पेपर आया था, तो यहाँ पे आपको 3 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको दिया गया था। कुछ इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे हम पहले देख लेंगे। यहाँ पे आपका जो पेपर टोटल था ये आपको 4 सेक्शंस में डिवाइड थे, ए बी सी एंड डी। 4 सेक्शंस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। पहला सेक्शन ए जो है इसमें आपको 20 क्वेश्चन आए थे जो आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। सेक्शन बी में यहाँ पे आपको 21 से 24 क्वेश्चन तक आए थे, यानी कि आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आए थे, वो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स वाले आए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 33 तक यहाँ पे आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। और सेक्शन डी में यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। उसके बाद सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आपको और पार्ट नहीं दिया गया था, कुछ ही क्वेश्चन का यहाँ पे आपको और पार्ट दिया गया था। और उसके साथ साथ जो डायग्राम होती है वो आपको जिस क्वेश्चन में बताया गया था उसी में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत थी, बाकी हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। तो चलिए पेपर को पहले हम देख लेंगे, ये तो होगी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस। तो पहले यहाँ पे आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में यहाँ पे आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। इसमें यहाँ पे आपको जो है वो काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम यहाँ पे देख लेंगे। नेम द मिरर विच कैन गिव एन इरेक्ट एंड डायमेंशनेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर हमारा होता है जो इरेक्ट एंड डायमेंशनेट इमेज ऑब्जेक्ट की देती है, वो आपका आता है कॉन्केव मिरर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका यहाँ पे आपको कॉन्केव मिरर रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका है, ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर और लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से आती है गिलास में, उसके बाद जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारी होती है वो ग्रेटर होती है, लेस देन होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए जो ही रे ऑफ लाइट आती है गिलास में तो वो क्या काम करे, जो वो गिलास में पड़ती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। जो ही वो बेंड हो जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारी होती है वो लेस देन हो जाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका यहाँ पे आपको आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 आया था, विच टाइप ऑफ लेंस आर थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस। कौन से हमारी लेंसेज होते हैं जो मोटे बीच में होते हैं और जो साइड्स होते हैं, एजेस होते हैं, उनमें वहाँ पे पतले होते हैं, वो आपके यहाँ आते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक, इसका यहाँ पे आपको आर पार्ट भी आया था। ए कॉन्केव लेंस प्रोड्यूस्ड एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस इट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यहाँ पे आपको फोकल लेंथ देनी थी, निकालनी थी, ज़्यादा लंबा लिखना नहीं था। इसमें आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वहीं से दी हुई है -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हम u से डिनोट करते हैं। इमेज डिस्टेंस भी आपको वहीं से दी गई है, वो आपकी 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्टिव इमेज डिस्टेंस जो होती है वो v से डिनोट होती है। तो इसमें अगर हम फार्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें अगर हम देख लेंगे 1/v के जरिए यहाँ पे आपका आ जाएगा -20 और -1/u के जरिए यहाँ पे आप u के बदले यहाँ पे आपका आ जाएगा -30 इक्वल टू 1/f। f हमने निकालना है, f कितना है वो हमारे पास यहाँ पे दिया नहीं है। तो इसको यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखेंगे 1/20 -1/20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/f। इसको जब हम यहाँ पे आगे चलेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3/2 डिवाइडेड बाई 60। ठीक, -3/2 डिवाइड बाई 60, 1/f इक्वल टू 1/60। तो f आपका यहाँ पे आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो बस आपको इसमें f इतना ही लिखना है, f इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इतना भी अगर आपने लिखा तो ये भी आपको 1 मार्क्स बराबर मिलने वाला है। अगर आप इसमें जो थोड़ी सी मतलब पूरा सॉल्व करके लिखा तो भी आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यहाँ पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका आया है, A beam of white light falling on a glass prism cannot be deviated, dispersed, focussed or refracted। इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका सी पार्ट रहने वाला है। फोकस्ड यहाँ पे इसमें आपका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका आया है, इन हाउस होल्ड सर्किट्स इज फ्यूज वायर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। जो हमारे हाउस होल्ड घर में जो सर्किट्स होते हैं उनमें जो वायर होती है वो सीरीज में कनेक्ट होती है या पैरेलल में यहाँ पे आपके कनेक्ट होती है। आपको पता है कि वो हमारी सीरीज में होती है। क्यों सीरीज में होती है? ताकि ओवरलोडिंग जो है उससे यहाँ पे बचा जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आपका सीरीज राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका आया था, व्हाट टाइप ऑफ जनरेटर इज यूज्ड इन पावर स्टेशंस। पावर स्टेशंस में किस टाइप का जनरेटर यूज किया जाता है? वो आपका एसी जनरेटर वहां पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पे अगर हम बात करें, इन मेंडलीवस पीरियोडिक टेबल गैप वाजंट लेफ्ट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, द एलिमेंट इज। 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। 4 एलिमेंट्स में आपको बताना था कि जो मेंडलीवस पीरियोडिक टेबल है उसमें किस एलिमेंट के लिए यहाँ पे गैप नहीं रखा गया था। वो सबको पता है कि बेरिलियम था, बेरिलियम के लिए वहाँ पे गैप नहीं रखा गया था। उसके बाद जो इसका मेंडलीवस पीरियोडिक टेबल का एक बड़ा ड्रॉबैक भी रहा
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ यहाँ पे हम चलेंगे। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनॉन? प्रोपेनॉन का यहाँ पे आपको कॉमन नेम बताना। प्रोपेनॉन का जो कॉमन नेम होता है वो आपको एसीटोन भी इसको हम कहते हैं। तो प्रोपेनॉन का जो कॉमन नेम है वो आपका एसीटोन यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसका यहाँ पे आपको और पॉट भी आया था। नेम द गैस इवॉल्वड व्हेन इथेनोइक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। जब इथेनोइक एसिड को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐड करते हैं तो कौन सी गैस वहाँ पे निकलती है? तो जब हम सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड को ऐड करें तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो यहाँ पे निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है। दो में से आपको एक करना था, जो आपने किया होगा वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ यहाँ पे हम चलेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ ए नोबल गैस एटम कैन बी। नोबल गैस एटम्स जो हमारे होते हैं, जैसे हमारा हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडॉन है, इनमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 8, 2, 8 या 4, 8 या 2। देखिए जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं इसमें सारे के सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हमारा जो हीलियम होता है उसमें यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो वो वैलेंस शेल यानी कि फाइनल शेल जो होती है उसमें होती है। तो बाकी में 8 होती है, लेकिन हीलियम में यहाँ पे 2 होते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको रहने वाला डी पार्ट 8 और 2। ये आपका डी पार्ट इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपका आया था। द एसिड प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन अवर स्टोमक इज। हमारे स्टोमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस किया जाता है? एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वो सभी को पता है कि HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस किया जाता है, जो डाइजेशन में काम आता है। अगर ज़्यादा सिक्रेट हो जाए तो म्यादे का दर्द वगैरह होता है, अल्सर वगैरह होता है, वो आप सभी को पता है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका आया था। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्बड। हमारी बॉडी के किस डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में वाटर जो है फूड का वो एब्जॉर्ब किया जाता है? वो आपको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो जब कंप्लीट डाइजेशन होती है तो उसी टाइम वहाँ पे उसे वाटर भी पूरे का पूरा एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन फिर अगर थोड़ा सा रह भी जाता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन पूरा वाटर एब्जॉर्ब जो आपका होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही यहाँ पे किया जाता है। तो इसका यहाँ पे आपको जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका रहने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपका आया था। Name the process by which plant parts like roots, stems and leaves get oxygen required for the respiration। किस प्रोसेस के जरिए प्लांट के जो पार्ट्स हैं लाइक रूट्स, स्टेम और लीव्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं? तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन के जरिए प्लांट के पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे अगर हम देख लें। व्हाट आर द मेल सेक्स सेल्स इन ह्यूमंस कॉल्ड? मेल सेक्स सेल्स आपको पता ही होगा कि स्पर्म सेल्स कहते हैं, जो टेस्टिस से रिलीज किए जाते हैं। तो वो आपके यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला स्पर्म सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको जो है वो एसिडेशन और रीजंस यहाँ पे दिए गए थे, मतलब दिए गए थे। क्वेश्चन आपका दिया गया था और उसका यहाँ पे रीजन भी दिया गया था। आपको बताना था कि एसिडेशन आपका सही है, एसर्शन आपका सही है या रीजन आपका गलत है, वो आपको यहाँ पे बताना। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपको एसर्शन सही है तो आपको लिख लेना था ए। एसर्शन जो ए से डिनोट किया जाता है, रीजन आपका आर से डिनोट किया गया था। अगर आपको देख लेना कि ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, अगर ऊपर वाला सही है आपको लिख लेना ए इज ट्रू बट बी इज इनकरेक्ट। अगर दोनों ठीक है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। अगर एक सही है एक गलत है, अगर ए सही है आर गलत है तो आपको लिख लेना था ए इज करेक्ट आर एंड इनकरेक्ट। यहाँ पे पहला यहाँ पे आपका आया है क्वेश्चन नंबर 14 का। स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज। स्पोर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर बॉडीज होते हैं। क्यों? यहाँ पे उसका रीजन भी आपको दिया गया था। द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैचुरेशन। ठीक, स्मॉलर पीसेस में मैचुरेशन के टाइम वो ब्रेक हो जाता है। ये इसमें जो आपका रहने वाला आंसर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक, इसमें आपको लिख लेना था बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड केयरफुली। जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम बड़ी केयरफुली जो वो यूज करना चाहिए। रीजन यहाँ पे आपको दिया गया है क्यों हमने उसको केयरफुली यूज करना चाहिए। रिसोर्सेज आर फाइनाइट इन रिसोर्सेज आर फाइनाइट सप्लाई एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक, इसका यहाँ पे आपको बोथ ए एंड बी राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इसमें यहाँ पे आपका आया है द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर। ठीक, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो बच्चे का सेक्स होता है वो डिटरमाइन किया जाता है मदर से। उसके बाद इसका रीजन यहाँ पे आपका है ह्यूमंस हैव 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स XX एंड XY। अब देख लीजिए जो चाइल्ड होते हैं उसका सेक्स डिनोट किसके डिटरमाइन किसके ये मतलब किस मतलब पार्टनर से किया जाता है, वो डिपेंड करता है मतलब जो मेल पार्टनर होता है यानी कि फादर होता है उस पर डिपेंड करता है। मदर पे वो डिपेंड नहीं करता क्योंकि मदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं और फादर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं। अब यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ से एक आ जाएगा। ठीक, अब अगर मदर से यहाँ पे X ये वाला X आ जाए, ये वाला X आ जाए, एक ही बात है, लेकिन डिपेंड करता है फादर वाले किस क्रोमोसोम से ये मिलता है। अगर X से मिलेगा तो यहाँ पे XX हो जाएगा, तो यहाँ पे फीमेल जो वो उसकी बर्थ
हो जाएगी, बेटी होगी, शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूँ। अगर वाई के साथ यहाँ पे ये मतलब जुड़ जाएगा तो एक्स वाई यहाँ पे बनेगा, और एक्स वाई यहाँ पे आपका होगा तो मेल चाइल्ड की बर्थ यहाँ पे होगी। तो डिटरमाइन करता है फादर के सेक्स से, मदर के सेक्स से यहाँ पे नहीं करता, लेकिन ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स एंड एक्स वाई यहाँ पे होता है। तो इसमें यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ए इज फॉल्स, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे आपका ए जो है वो गलत है, बी आपका इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे आपको कुछ पैसेज दी हुई थी 3-4 लाइन्स की, तो उसके बाद यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पे नीचे दिए गए हुए थे। इन 5 क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको आंसर लिख लेना था। अब एक एक करके यहाँ पे हम देख लेंगे क्या किसका क्या आंसर यहाँ पे रहने वाला है, वो हम पहले यहाँ पे देख लेंगे। तो इसमें यहाँ पे आपको पहला पार्ट आया था, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर यूजुअली मेड अप ऑफ, जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं। 4 यहाँ पे आपको नाम दिए थे, 4 में यहाँ पे आपको जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका सी पार्ट इसका जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इजंट सूटेबल फॉर फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो वो स्टेबल नहीं है, कि वो थिन और शॉर्ट होनी चाहिए, थिक या शॉर्ट होनी चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला आपका बी पार्ट रहने वाला, थिक होनी चाहिए और शॉर्ट होनी यहाँ पे चाहिए, मोटी और छोटी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पार्ट इसमें आपका आया था, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फिक्स्ड रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, किसके रूट के वो जो प्रोपोर्शनल होती है वो आपका होता है करंट, H इक्वल टू वी बाई टी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी यानी कि करंट। उसके बाद यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट आपका है, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए फिक्स्ड रेजिस्टर इज हाल्वेड द हीट प्रोड्यूस्ड विल बिकम, जो हीट हमारी प्रोड्यूस होगी वो बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहने वाला वो आपका डी पार्ट रहने वाला, 4 टाइम्स यहाँ पे आपको राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद 5वें पार्ट के यहाँ पे अगर हम बात करें, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्कर्स ऑन द, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो किस पे वर्क करता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट रहने वाला है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि डी पार्ट इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे यहाँ पे हम चलेंगे, इसमें फिर से आपको एक पैसेज दी हुई है, इसको यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर से यहाँ पे आपको 5 पार्ट्स नीचे दिए गए थे, काफी लेंथी पेपर आपका था यहाँ पे। द इंडिकेटर विच टर्न्स रेड इन एसिड सॉल्यूशन, ठीक, कौन सा इंडिकेटर जो है वो रेड हो जाता है जब उसको हम एसिड सॉल्यूशन में यहाँ पे डालते हैं। तो इसका यहाँ पे आपका लिटमस रहने वाला राइट आंसर, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज यानी कि सी पार्ट इसका यहाँ पे आपको राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट इसका यहाँ पे अगर हम देख लें, इसमें यहाँ पे आपका आया था, द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड इज दैट दे, कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन होती है विनेगर और कर्ड में, तो वो प्रॉपर्टी जो वो उनका टेस्ट जो होता है वो सोर टेस्ट उनमें यहाँ पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की, द इंडिकेटर विच प्रोड्यूसेस ए पिंक कलर इन द अल्कलीन सॉल्यूशन, कौन सा इंडिकेटर पिंक कलर जो वो प्रोड्यूस करता है अल्कलीन सॉल्यूशन में। इसका जो यहाँ पे आपको राइट आंसर रहने वाला वो आपको रहने वाला है फिनोल्फ्थेलीन, ठीक, यानी कि सी पार्ट इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है। चौथा पार्ट इसका यहाँ पे आपका आया था, वन ऑफ द फॉलोइंग इजंट एन ऑर्गेनिक एसिड, दिस इज, कौन सा एसिड यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला वो आपका कार्बोनाइट एसिड जो है वो यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो है वो नेचुरली जो वो प्रेजेंट नहीं होता, नेचुरली उसको बनाया नहीं जाता है, तो उसको सिंथेटिकली यहाँ पे बनाया जाता है। 5वां पार्ट इसका यहाँ पे आपका आया था, द प्रॉपर्टी विच इजंट शोन बाय एसिड, एसिड कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, दे हैव सोर टेस्ट, ऑब्वियसली उनका होता है। उसके बाद सी पार्ट इसका है, दे टर्न लिटमस टू रेड, बिल्कुल होता है, पीएच उनका लेस देन 7 होता है। और इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका रहने वाला बी पार्ट, दे फील सोपी, ठीक, ये आपका इसका राइट आंसर रहने वाला, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। 19 क्वेश्चन नंबर में फिर से यहाँ पे आपको एक पैसेज दी हुई थी, फिर से यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, इनको यहाँ पे आपको देख लेना था। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी, किसके जरिए पोस्चर और बैलेंस ह्यूमन बॉडी के मेंटेन किया जाता है, वो आपका रहता है सेरिबेलम, ठीक, इसी के जरिए आपका जो है वो हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका आया था, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम द सेप्टिनल कॉर्ड इज, कितने पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं, वो आपके 31 पेयर होते हैं, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद थर्ड पार्ट यहाँ पे आपका आया था, द सेप्टिनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेरिब्रम, सेरिबेलम, मोडुला एंड पोन्स, किससे यहाँ पे आपका होता है, वो मोडुला ऑब्लंगाटा, यानी कि सी पार्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। चौथा पार्ट यहाँ पे आपका आया था, इसमें द इन्वॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय इन्वॉलंटरी एक्शंस हमारी होती है, जैसे हार्ट बीट होती है, ब्रीथिंग होती है, तो ये कंट्रोल किससे होता है, ये आपका मेडुला से होता है। और मेडुला जो आपका हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, यानी कि बी पार्ट आपका इसका राइट आंसर होता है, मेडुला इन हाइंड ब्रेन, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है।
पांचवें पार्ट की यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें यहाँ पे आपका आया था सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स आर द पार्ट्स ऑफ, किसके पार्ट्स ये आपका होते हैं, ये आपके पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इसमें यहाँ पे आपको फिर से जो है एक पैसेज आई थी और नीचे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ फूड चेन, किसके कौन यहाँ पे फूड चेन है, जैसे ग्रास वीट मैंगो, गोट काउ एलिफेंट, ग्रास गोट ह्यूमंस, ग्रास फिश गोट। देखिए यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, ग्रास को खाएगी वीट तो ग्रास को खा नहीं सकती है, ये भी गलत है। उसके बाद गोट को तो काउ खा नहीं सकती है, ये भी गलत है। उसके बाद ग्रास गोट एंड ह्यूमन, घास हमारी है, उसको जो वो गोट यानी कि बकरी खाएगी, बकरी को हम खाएंगे, यानी कि सी पार्ट इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है। डी पार्ट जो वो ग्रास फिश तो घास खाएगी नहीं, ये भी गलत है। तो सी पार्ट इसका जो आपका रहने वाला वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। सेकंड पार्ट इसका आया है, इन ए फूड चेन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली, इनिशियल यानी कि पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, वो आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक ही होता है, जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं वही आपका इनिशियल यानी कि पहला ऑर्गेनिज्म उसमें आपका फूड चेन में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था थर्ड पार्ट इसका, इन फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, थर्ड ट्रॉपिक लेवल किसने ऑक्यूपाई की होती है, वो आपका होता है कार्निवर्स। सेकंड पहली जो है वो आपको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेकंड में आपका हर्बीवर्स होते हैं, उसके बाद थर्ड में यहाँ पे आपको कार्निवर्स होते हैं और फोर्थ में यहाँ पे आपको ओमनिवर्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका ए पार्ट रहने वाला है, कार्निवर्स इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट पार्ट की यहाँ पे अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट कंज्यूमर, दिस वन इज, कौन सा यहाँ पे कंज्यूमर नहीं होता है, वो आपका एल्गे होता है, ये कंज्यूमर नहीं होता है, तो बाकी सारे के सारे कंज्यूमर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पार्ट इसका आपका आया था, in the food chain comprising of snake, grass, insect and frog the secondary consumer is, secondary consumer यहाँ पे आपका कौन सा रहने वाला है, secondary consumer इसमें आपका रहने वाला है frog। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर आपका इंसेक्ट रहेगा, ठीक, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, ठीक। तो प्राइमरी जो है वो इसमें आपका रहने वाला है, प्राइमरी जो आपका रहने वाला इंसेक्ट रहेगा, इंसेक्ट को सेकेंडरी यानी कि फ्रॉग खाएगा, फिर टर्शरी आपका यहाँ पे आपका स्नेक रहने वाला है, इसमें यहाँ पे आपको फ्रॉग जो वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये रहे आपके सेक्शन ए से जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, सब मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी लंबा वीडियो हो और काफ़ी लेंथी भी था ये सब, कम से कम 16 मिनट्स का वीडियो हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी से आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आए थे। इसमें यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स इन ह्यूमन आइज वेयर दे आर फाउंड, 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, कहाँ पे वो फाउंड होते हैं और कौन कौन से सेल्स होते हैं, वो आपके रॉड एंड कोन शेपेड सेल्स होते हैं और प्रेजेंट होते हैं रेटिना में। उस तरह से यहाँ पे आपको डायग्राम बनानी थी रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन की, तो ये सब आपको बना दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बतानी थी और उसके यहाँ पे आपको काजेस बतानी थी। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था एक जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया था, 2 रेजिस्टर्स विच विद रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम रेस्पेक्टिवली आर टू बी कनेक्टेड टू ए बैटरी विद ईएमएफ 6 वोल्ट सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट फ्लोइंग, फाइंड द करंट इन दिस केस। करंट यहाँ पे आपको बताना था कितना करंट है। देखिए मैक्सिमम करंट तब फ्लो होगा जब जो हमारे रेजिस्टेंसेज होते हैं वो सीरीज में यहाँ पे पैरेलल में जब होंगे तब यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और उस पैरेलल में जब होगा तो वो आपका आ जाएगा जो आपकी रेजिस्टेंस होगी वो आपका आ जाएगी 1/2 + 1/v = 3/4 आपका आ जाएगा, यानी कि 3/4 आपका आर आ जाएगा ओम। उसके बाद यहाँ पे आपका फार्मूला होता है V = IR, V आपका दिया हुआ है वहीं से 6 वोल्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, V = IR, V भी यहाँ पे हम R भी यहाँ पे हमने डिनोट किया कि R आपका आ जाता है 4/3 और I भी वहीं से हमारा दिया, सॉरी V भी हमारा वहीं से है और R भी हमारा यहाँ पे मिल गया। अब आपको I निकालना था, I यहाँ पे आपका आ जाता है 8 एम्पियर, ठीक। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आपको आया था, फाइंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट, 1 मिनट में 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। एनर्जी जो होती है वो आपका उसका फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, पावर आपका दिया हुआ है 100 वाट और टाइम आपको दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट को अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे। तो फॉर्मूला में हम पुट करेंगे 100 × 60 = 600 जूल्स, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आ जाएगा इसका आपका आ जाएगा 6000 जूल्स यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। उस तरह से बाकी के यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपको आए थे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर गिव टू डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड, 2 प्रिंसिपल्स लिख लेने थे और कहाँ पे यूज किया जाता है वो भी लिख लेना था। उसी तरह से बाकी का भी यहाँ पे कोई ऐसे लिख लेना था। फिर आपके सेक्शन सी पे हम चलते हैं, इसमें यहाँ पे आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको आर पार्ट भी आया था और कुछ क्वेश्चंस को नहीं आया था यहाँ पे। और सेक्शन डी में यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आए थे 5 मार्क्स वाले, इनको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं भी थक गया, वीडियो भी लंबा हो गया, तो वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। इसका PDF अगर आपको चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाए।